हमें एक हेल दिखाया जाता है, एक ऐसी बैटलफील्ड जहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। वहाँ पर आग लगी थी और एक आदमी काफी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका हमें चेहरा दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है अगर इस दुनिया में कहीं नर्क है तो वो ये जगह है। और उसके सामने उसके एक काफी ज्यादा अच्छा साथी मारा जा रहा था। वो कहता है मेरे राजा बैरन, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। पर बैरन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। पर उसका साथी जो मर रहा था वो उससे कहता है कि ये उतना है जितना मैं कर सकता हूँ, पर मैं अब आपको मेरा वो कर्ज चुका नहीं सकता जो कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। पर बैरन ये देखकर उसको आवाज देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उठो, अपनी तलवार उठाओ, प्लीज लड़ो। पर नहीं, वो आदमी वहीं पर गिरकर मारा जाता है। हमें वहां पर कुछ घोड़ों को दिखाते हैं जो कि दूसरी कंट्री के थे, जिन लोगों से इन लोगों की लड़ाई चल रही थी। ये उस कंट्री का राजा है जो कि यहाँ पर डिफीट यानी हारी जा चुकी है। बैरन रोते हुए अपने साथी का नाम लेता है और फिर उसी की तलवार उठाकर अपने माना को रिलीज करते हुए जोर से रोर करता है। उसके आसपास खड़े हुए सोल्जर्स थोड़े से घबराकर पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कायरस के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा नेशन जिसे इंसान और ड्रैगन्स ने मिलकर बनाया था। कायरस ने मेरे होमलैंड को एक ट्रेजर मिला था, उसने उससे वो मांगा जिसका नाम द एक्सेस ऑफ टाइम है। पर हम लोगों ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ये सब शुरू हो गया, एक जंग जिसमें कई सारी खून की नदियां बही और इसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। और ये मेरे होमलैंड की एक आखिरी लड़ाई है। और हमें दिखाते हैं कि बैरन वहां पर कई सारे लोगों को मारता हुआ आखिर में उसका भी हाथ कट जाता है। जिसके बाद हमें वहां पर एक मेज को दिखाते हैं जो कि एक स्पेल को कास्ट करते हुए बैरन को मारने ही वाला था। और बैरन उसको देखते हुए कहता है केवल एक ही इंसान बचा हुआ है जो कि कैसा की ग्लोरी को खराब कर रहा है, और वो केवल मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी मौत काफी ज्यादा करीब है, पर फिर भी मैं रुकना नहीं चाहता। इस तरीके से कोई भी मेरे बढ़ते हुए कदम को नहीं रोक सकता। और ये कहते हुए जो अटैक उसके ऊपर होता है वो अपने माना के साथ एक ही स्ट्राइक में उस मैजिकल अटैक को बीच में से चीर देता है। और वो कहता है कि मैं अपने होमलैंड की द ब्लेड हूँ। जिसके बाद हमें बैरन के सामने एक मेज के ग्रुप को दिखाते हैं जिसको देखते हुए वो कहता है कि ये कायरस के मैजिशियंस की क्रॉप है और उसके पीछे वो इंसान है जिसने ये सब शुरू किया है। कायरस का पागल राजा प्लेंसी वेलकान की कमांडर अर्चन आगे बढ़ते हुए बैरन से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? पर बैरन उससे कहता है कि सबको भूल जाओ, मैं बस एक ब्लेड हूँ जो कि अपने होमलैंड को सर्व करती है। वो उस लड़की के ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो लड़की एक इविल सी स्माइल देते हुए अपने मैजिक पावर के साथ आइस क्रिस्टल्स बनाते हुए उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। और जैसे ही वो बैरन के ऊपर अपने आइस स्पीयर से अटैक करती है, वो काफी ज्यादा घायल होकर अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि उस समय मैंने देखा, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने थी कि किस तरीके से मैंने अपने मदरलैंड से प्यार किया था। वो किस तरीके से मेरी जिंदगी का हर एक हिस्सा धीरे धीरे करके अंधेरे के अंदर गायब होता जा रहा था। और जैसे ही उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा जाता है, दूसरी तरफ शांत से माहौल में एक बटलर बैल बजाते हुए अपने यंग मास्टर को उठाते हुए कहता है कि सुबह हो गई यंग मास्टर, उठ जाइए, आपको जल्दी करनी होगी। वैसे भी प्रिंस प्लेंचे पहले ही जा चुके हैं। ये सुनकर वो प्रिंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या प्रिंस प्लेंच? मेरा हाथ तो कट गया था। पर ये सुनकर उसका बटलर काफी परेशान होते हुए कहता है क्या खैर आप इस तरीके की हॉरिफाइंग चीज क्यों कह रहे हैं? वो काफी हैरान होते हुए आसपास देखते हुए कहता है कि मेरा हाथ परफेक्टली पूरी तरह से ठीक है। क्या मैंने कोई डरावना सा सपना देखा था? उसका बटलर उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हुए फिर से उससे पूछता है कि यंग लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? पर वो अपने मन में कहता है एक नाम जो कि उस आदमी से जुड़ा हुआ है
मैं उसे अपने दिल की गहराई से नफरत करता हूँ, पर मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक है और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कभी भी उस चीज को अटेंड नहीं किया। ये यादें जो कि मेरी नहीं है, मेरे दिमाग में भरी हुई हैं। वो काफी ज्यादा परेशान अपने सिर पर हाथ रखे हुए बटलर से पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ। बटलर और उसकी सर्वेंट ये देखकर काफी सरप्राइज, पर उसका बटलर उसे बताता है, आप रिन कायरस हैं, इस कायरस के थर्ड प्रिंस। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग नाइटमेयर है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा कपकपा गया था। उसके हाथ पैर कपकपाना बंद कर ही नहीं रहे थे। वो घबराते हुए जल्दी से अपने बटलर से पूछता है कि आज की तारीख क्या है। उसका बटलर उसे आज की तारीख बताता है, जो कि 28 अप्रैल है। रायन साल के बारे में पूछता है कि आखिर अभी कौन सा साल चल रहा है। उसका बटलर कहता है कि 522। प्रिंस, आखिर आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या कुछ हुआ है? पर रायन ये सुनकर काफी हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तो काफी समय पहले हुआ था। जो लास्ट वॉर हुई थी, जो कि एक्सिस ऑफ टाइम के लिए थी। एक्सिस ऑफ टाइम एक ऐसा अजीब सा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक ऐसी पावर थी जो कि समय को वापस पास्ट के अंदर भेज सकता है। वो अचानक से मेरे होमलैंड के रॉयल पैलेस के अंदर अपीयर हो गया और ये बातें काफी ज्यादा तेजी से इधर उधर फैल गईं और कारिस कंट्री का रूलर वो भी एक्सिस ऑफ टाइम के पीछे पड़ गया। उसने हमसे डिमांड करी कि हम लोग एक्सिस ऑफ टाइम को उसे हैंड ओवर कर दें, पर ये एक बेफालतू की चीज थी। भले ही कायरिस एक काफी ज्यादा पावरफुल नेशन है, पर फिर भी एक्सिस ऑफ टाइम ये क्लियर चीज थी कि वो हमारा था। हम लोग ऐसे ही एक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज को दुश्मन के नेशन को दे नहीं सकते थे। इसलिए हम लोगों ने कारिस की इस रिक्वेस्ट को पहली बार में मना कर दिया। पर इस सब के बाद उन लोगों ने हमसे लड़ाई करना चालू करी और धीरे धीरे करके मेरे होमलैंड को पूरी तरह से तबाह करना चालू कर दिया। जब मैं वहां से जा रहा था, मेरे फादर ने कहा कि मैं इस लड़ाई में तुम सभी को नहीं खो सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और उसी दिन मैंने अपनी खुद की मौत को विटनेस किया था। वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि रुको, ऐसा नहीं हो सकता। वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागने लगता है और उसका सर्वेंट यान उससे कहता है कि प्रिंस, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? पर रायन अपने मन में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरे किंग ने एक्सिस ऑफ टाइम फिर से समय को पीछे करने के लिए इस्तेमाल किया हो, और क्या उन्होंने मुझे चुना है इस चीज को पूरा करने के लिए, जिससे मैं मेरे मदरलैंड की इस तरीके से एंडिंग होने से रोक सकूं। यन रायन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ब्रेकफास्ट गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर हम लोग और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते। रायन कहता है कि ठीक है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा वेट करवाया। चलो जल्दी से चलते हैं। और रायन अब काफी ज्यादा खुश था और वो अपने मन में कहता है, अगर मैं इस अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सही से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मुझे इस चीज को श्योर करना होगा कि मुझे कायरस के प्रिंस के तौर पर सर्वाइव करना है। जिसके बाद हमें गैदरिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी प्रिंस एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। जैसे ही रायन वहाँ पर आता है, उसी के बारे में अनाउंस किया जाता है कि कैलियन थर्ड प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं। यान रायन से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मुझे थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए थी और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि प्रिंस रेंडल यहाँ पर पहले से ही होंगे। प्रिंस रेंडल ये कायरस का फर्स्ट प्रिंस है। असल में कायरस के 3 ब्रदर्स हैं जो कि एक दूसरे के हाफ ब्रदर्स हैं, यानी तुम उन्हें कजिन्स कह सकते हो। राजा की 3 पत्नियां थीं जिनसे वो तीनों अलग अलग हैं और इन सभी की ब्लड लाइन 10 सेल से मिले हुए हैं और किंग के ऑर्डर पर ही हम सभी प्रिंस एक साथ सुबह एक जगह पर बैठकर नाश्ता करते हैं। पर मेरी इन मेमोरीज की वजह से ये हमेशा से ऐसा ही लगता है। रायन वहाँ पर आकर अपने लेट होने की वजह से रेंडल से माफी मांगता है, पर रेंडल उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रायन बताता है कि सभी रायन को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अपने मन में कहता है, मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इसने मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं कोई जमीन पर पड़ा हुआ कचरा हूँ। और केवल यही वो सिबलिंग नहीं है जो कि ऐसा करता है, अभी एक और बाकी है और हमें किसी के कदमों को दिखाते हैं जिसको देखकर
सर्वेंट सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अनाउंस करते हुए बताता है, सेकंड प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं, उनका खाना तैयार किया जाए। और जैसे ही फ्लिंच वहां पर आकर बैठता है, रायन उसको देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। फ्लिंच वहां पर काफी अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उसकी शर्ट की पूरी बटनें खुली हुई थी और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी उठकर आया है। वो कहता है, क्या कि इस रॉयल फैमिली के अंदर ऐसा कोई मेंबर हो भी सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और आखिर ये इस वियर्ड सी हालत में क्यों है? क्या सच में ये वही मैड किंग प्लेनिच है जिसको मैं जानता हूँ? फिर सर्वेंट प्लेनिच को चाय भरकर देती है और रायन अपने मन में सोचता है, इसके अर्चन को जज करते हुए तो सच में मुझे पागलपन की कुछ और डिफरेंस ही याद आ रही है। पर वहीं उसे याद आता है और वो बताता है कि फर्स्ट प्रिंस कभी भी सेकंड प्रिंस से पंगा नहीं लेता। वो उसकी किसी भी बात में दखल देने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कायरस की जो प्रेजेंट क्वीन है वो प्लेनेज की बायोलॉजिकल मदर है और यहाँ पर इस रॉयल पैलेस में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके अथॉरिटी को चुनौती दे सके। और वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी कि आखिर मैं इस जगह पर किस तरीके सर्वाइव कर सकता हूँ। पर तभी प्लेनिच का ध्यान रायन के ऊपर जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम कितने नासमझ हो। रायन ये सुनकर वहीं के वहीं अटक गया था, पर प्लेनिच उसे नजर ना मिलाए उसी के बारे में कहता है कि अपनी माँ को खाने के बाद तुम्हारे अंदर शर्म की एक जरा सी बूंद तक नहीं है। ये सुनकर रायन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाय को नीचे रखते हुए अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। प्लेनिच का इस चीज के ऊपर ध्यान जाता है, पर रायन अपने मन में कहता है मुझे ये चीज समझनी होगी कि मैं अपने किंग के लास्ट चांस को इस तरीके से वेस्ट होने नहीं दे सकता। पर मैं अभी भी कुछ ऐसा है जो कि महसूस कर सकता हूँ, जो कि मेरे गले से निकलने के लिए कभी भी तैयार है। प्लेनिच ने कायरस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और साथ ही मेरे मदरलैंड को एक हेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैं अभी ही इसके गले को यहाँ पर काट कर इसको जान से मारना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रूथलेसली प्लेनिच को देख रहा था। पर प्लेनिच ये देखकर काफी हैरान होते हुए उसे रायन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने चाय के कप को जमीन के ऊपर फेंक देता है। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे और प्लेनिच काफी ज्यादा गुस्से के साथ रायन से कहता है कि आखिर तुम्हारी मुझे इस तरीके से घूरने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर तभी रेंडल उन दोनों के बीच में कुछ होता उससे ही पहले वहां पर उनको रोक देता है और रेंडल को ऐसा करता हुआ देखकर प्लेनिच चुपचाप से वहां से जाने लगता है। पर सबसे पहले वो रायन को देखता है जिसकी लाल आंखें उसे जरा से भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे इस तरीके से डिस्गस्टिंग ब्लड कलर आइज जरा से भी पसंद नहीं है। पर प्लेनिच के वहां से जाते ही रेंडल भी खड़ा हो जाता है और वो रायन से कहता है कि अगली बार अपने बिहेवियर को देखना। जल्दी ही हमारे मैजेस्टी यानी किंग का बर्थडे आने वाला है और क्या तुम एक ऐसे स्पेशल डे के इतने करीब होने के बाद कि यहाँ पर कुछ बवाल मचाना चाहते हो? पर रेंडल ये देखकर अपने ही मन में कहता है, कसम से वो ये कहना चाहता है कि इस सब में मेरी गलती है, ना कि उस कमीने की जो कि यहाँ से गुस्से में अपना मुंह उठाकर चला गया। पर यान रायन से कहता है कि आपको कहीं पर कोई चोट तो नहीं लगी? जिसके बाद वो उसका जूता साफ करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, पर आपका ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जबकि आपके साथ कुछ ना हुआ हो। पर रायन ये देखकर अपने मन में कहता है कि चलो कम से कम मेरे पास एक रॉयल सर्वेंट तो है जो कि मेरे अपनी बॉडी की तरह केयर करता है, जैसे कि मैं उसकी खुद की एक बॉडी हूँ। ये चीज से नाखुश कि मुझे हर दिन एक काफी ज्यादा लोली ट्रीटमेंट दिया जाता है। रायन यान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि मेरी इतनी ज्यादा परवाह करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनकर रायन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि ज्यादातर प्रिंस हमेशा शांत ही रहते हैं, पर आज वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर हमें रायन की माँ के बारे में बताया जाता है कि एक काले आसमान की तरह उनके बाल काफी ज्यादा घनेरे थे और आंखें बिल्कुल फ्लेम्स की तरह। और केवल रायन ही वो ऐसा प्रिंस था उसके पास
उनकी सभी इनहेरिटेंस थी और वो ट्रायल्स थे, पर ये सभी ताकतें उसके लिए पूरी तरह से बेकार थीं। और इसके अलावा रायन हमेशा अपनी इन लाल आंखों को छुपा कर रखता था, क्योंकि प्लेनिच इनसे नफरत करता है और वो इसके इस ऑब्सेस्ड बिहेवियर की वजह से हमेशा अपने बालों के साथ इसे छुपा कर रखता था, क्योंकि वो कहता था कि ये तुम्हारी आंखें डिस्गस्टिंग ब्लड की तरह है। और रायन अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा कर कर जरा सा भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और के मेमोरीज के अंदर पीपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर हमेशा अपनी आंखों को छुपा कर रखना, जैसे प्लेनिच जैसे लोग इससे नफरत करते हैं, सच में वो एक काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ था। रायन बाहर घूम रहा था, पर यान उससे कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? पर रायन उससे कहता है कि नहीं, तुम जहाँ से जा सकते हो। यान कहता है, प्रिंस, आज आपकी हरकतें काफी ज्यादा अजीब थी। क्या आपने कल रात को कोई नोवेल पढ़ी थी जो कि नाइट के बारे में है? पर वो उससे कहता है कि नहीं। और हमें रायन के बारे में बताया जाता है कि उसे बचपन से ही इस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है और इसलिए रायन ऐसी कई सारी चीजों से डरता है जो कि उसके हाथ में नहीं है। और वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपनी भी रक्षा कर सके। और रायन की करंट स्टेटस यही है, और ये सब मेरी एज सेरेमनी से पहले की है। तभी वो यान से उसकी उम्र के बारे में पूछता है कि आखिर वो अभी कितने साल का हो चुका है। तो यान उसे बताता है कि अगले 4 महीने के बाद आप 15 साल के हो जाएंगे। ये सुनने के बाद रायन और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि रायन को 15 साल के होने से पहले ही मरवा दिया गया था। वो कहता है कि रायन ने क्वीन को जहर देने की कोशिश करी थी, पर वो इस चीज में नाकाम हो गया और इस चीज का अपने ऊपर गिल्ट लेने की वजह से वो पनिशमेंट के तौर पर फांसी से लटक गया। पर ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि पब्लिक को बताई गई थी, पर किसी ने भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं किया। और इसका तो यही मतलब है कि कोई जल्दी ही मुझे मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद रायन जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है, वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर उसके सभी बटलर्स और सर्वेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यान उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप वहां से गिर सकते हैं, पर रायन अपने मन में कहता है कि मेरी मौत को केवल 1 या 2 महीने ही बचे हुए हैं। पर बैरन, जो कि मेरी ओरिजिनल बॉडी है, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। वो यान से कहता है कि मेरे लिए कैंची लेकर आओ। ये सुनकर यान जल्दी से उसके लिए कैंची लेकर आ गया था और वो उससे कहता है कि आखिर आप इस कैंची के साथ क्या करने वाले हैं। पर रायन उससे कहता है कि जल्दी ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीजें बदलने वाली हैं। और जैसे ही वो अपने बाल काटना चालू करता है, सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सभी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोगों ने कोई बहुत ज्यादा डरावना भूत देख लिया है। पर यान रायन को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? अगर प्रिंस फेनिच को इसके बारे में पता चला तो वो इस चीज से और भी ज्यादा नफरत करेंगे। पर रायन उससे कहता है कि अगर किसी को मेरी आंखें पसंद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी बेवकूफ की तरह अपनी सारी जिंदगी बिता दूं। इसलिए इस चीज की चिंता मत करो, ये ठीक है और मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। पर जैसे ही प्लेनिच उसको देखता है, वो उससे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। पर यान ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो अपने ही मन में रायन से कहता है, आपने वो कहा था कि आप सारी चीजों को संभाल लेंगे, उसका क्या हुआ? जैसे ही प्लेंच टेबल पर आकर बैठता है, वो रायन से कहता है, खूनी आंखों वाले। पर तभी वो उसे टोकते हुए कहता है, मेरा नाम रायन है, ब्रदर प्लेनिच। ये सुनकर प्लेनिच को गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में नाइफ उठाते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं? और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी नाइफ को रायन की तरफ फेंक देता है। और यान भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि ये हमला रायन के बजाय यान पे हुआ था। पर जैसे ही रायन इस चीज को देखता है, वो तभी उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ के ऊपर एक गहरा कट लग गया था। पर यान को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, पर वो भी ये देखकर
काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो रायन से कहता है कि आपका हाथ बहुत बुरी तरीके से कट गया है, आपको जल्दी से जल्दी उसे छोड़ देना चाहिए। पर प्लेनिच रायन से कहता है, ये क्या हुआ? लगता है कि मेरा हाथ फिसल गया था। मेरे छोटे भाई रायन का लगता है कि हाथ घायल हो गया है। पर रायन मुस्कुराते हुए हंसकर कहता है कि मेरे बड़े भाई प्लेनिच, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर रायन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसे कहता है कि चाहे ये कुछ भी हो, पर तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में रायन अपने रूम में आ गया था, पर यान उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करते हुए कहता है कि मुझे एक हीलर को बुला लेना चाहिए। पर रायन उसे मना कर देता है और कहता है ये तो बस एक छोटा सा घाव है। यान उसे कहता है पर हमें इसको इतने ज्यादा कम नहीं आंकना चाहिए। पर रायन फिर भी उसे शांत करते हुए कहता है कि तुमने उस अटैक को डॉज क्यों नहीं किया था? तुम जानते थे कि वो अटैक तुम्हारे ऊपर हो रहा है, और अगर मैं उसे ब्लॉक नहीं करता तो शायद वो अटैक तुम्हें लग जाता। यान उसे बोलता है मैं चाहता तो शायद उस अटैक को डॉज कर सकता था, पर अगर मैं ऐसा करता तो शायद वो इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए फिर से आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर सकते थे। रायन ये सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से निकलते हुए यान का शुक्रिया करता है और कहता है कि सच में इसकी वजह से मेरा दिल भर आया है। शायद चेहरा धोने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊं, इसलिए मैं अभी आता हूँ। पर यान उसे कहता है क्या मैं आपकी मदद करने के लिए आऊं? पर रायन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं अकेला आऊंगा, और इस बीच किसी हीलर को यहाँ पर बुलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद रायन उस पर्दे के पीछे जाकर खड़ा हो गया था, पर रायन अपने ही मन में सोच रहा था कि मैं किसी हीलर को क्यों नहीं बुला सकता। पर उसे देखते हुए रायन के मन में एक बात आ रही थी कि उस समय जब वो अटैक रायन पर हुआ था, उस समय उसे रोकने के लिए मैंने अपने ऑरा को इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। पर तभी अचानक मुझे मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। मुझे रायन की बॉडी को कंफर्म करना होगा कि इसकी आखिर कंडीशन कैसी है। फिर वो ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस न्यू बॉडी का एनालिसिस करना चालू कर देता है। पर वो ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है? मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके दिल के पास 3 माला सर्कल्स बने हुए हैं। क्या इसका ये मतलब है कि रायन एक मैजिशियन है? जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं कि रायन की चोट अभी भी ऐसी ही थी। तो यान उससे कहता है कि इस चीज को 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पर आपकी इंजरी अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। वो रायन के लिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर रायन उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। वो उसके लिए काफी ज्यादा चिंता में था। रेड कलर की सूट में खड़ा हुआ बटलर उससे कहता है कि सारी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। असल में ये एक रॉयल टेलर है, इसका नाम सिटिन है। जैसे ही वो अपना इंट्रो देने के लिए आगे बढ़ता है, इंट्रो देते देते अचानक से रुक जाता है। रायन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा फ्रेया से वो मतलब नहीं था। तब रायन उसके ऊपर चिल्लाता है, तो सेटन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज सच में मुझे माफ कर दीजिएगा। रायन ये समझ गया था कि ये उसके बाल काटने की वजह से मिलने वाला रिएक्शन है। रायन ने काफी लंबे समय से सफर किया है, और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है, जिसको उसने अपने जन्म से ही कभी भी नहीं देखा था। और वो इसी वजह से अपने चेहरे से नफरत करता है, और यही वजह है कि उसके रूम के अंदर कोई भी मिरर या फिर आईना नहीं लगा हुआ है। रायन इस चीज को शांत करते हुए कहता है कि ये ठीक है, अगर मैं फ्रेया की तरह दिखता भी हूँ तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, चलो आगे बढ़ो। जिसके बाद सेटन अपने बारे में बताते हुए नए सूट्स के बारे में कहता है कि मुझे आपका नाप लेना है। फिर वो रायन का नाप लेना चालू कर देता है, और सेटन उसकी चिंता करते हुए कहता है कि आप पहले से काफी ज्यादा छोटे हो गए हैं, क्या आप सही से खा रहे हैं? रायन उससे कहता है कि हाँ, पर वहीं वो उसे आईने में दिखाता है क्योंकि उसकी कंडीशन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कार्स एक रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट के बारे में बताता है कि इसके डिसेंडेंट ड्रैगन हुआ करते थे, और ये वो डिसेंडेंट है जिसमें से 2 उन 8 हीरोज में से एक थे जिनने इविल गॉड्स को सील करने में मदद करी थी।
फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करी, जो कि कारिस फैमिली के रॉयल डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, जिनके पास मैजिक पावर ऑफ हीलिंग थी और साथ ही ओथ ऑफ मैजिक एबिलिटी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रेन की इंजरी काफी लंबे समय पहले ही हील हो जानी चाहिए थी, पर वो अभी तक नहीं हुई है। और अगर मैं कभी माना का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, हर बार मेरे दिल में दर्द होता है। ये काफी बड़ी दिक्कत है। अगर ऐसा ही रहा और मैं किसी मुसीबत में पड़ गया और मैंने ऑरा को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो जब वो असैसिन मेरे पास आएगा तब तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा। और दूसरी तरफ सेंट यान से बोलता है, मैं अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आया हूँ जिनको हम इन्हें ट्राई करवा सकते हैं। वहाँ तो ये सब चल रहा था, पर रायन के मन में यही चल रहा था, क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है जिसको माना के बारे में कुछ पता है। पर तभी उसके दिमाग में एक आदमी के बारे में ख्याल आता है और वो कहता है कि वो शुरू से ही इसके बारे में जानता है और वो जल्दी ही यहाँ पर आने भी वाला है। द ग्रेट मैजिशियन इलियन मानासिल। मुझे उससे मिलना होगा और इसलिए रायन उससे मिलने के बारे में डिसाइड करता है। रैन इलियन के बारे में बताता है कि वो ही उन गिने चुने लोगों में से एक है जो कि पूरी दुनिया में 7th मैजिकल सर्कल को अचीव कर पाए हैं और वो सभी मैजिशियंस का आइडल भी है। पास्ट लाइफ में सुना था कि यॉन को कैसिक फैमिली के किंग्स बर्थडे पर बुलाया गया था, पर स्टोरी ये कहती है कि जैसे ही वो दरवाजे पर आया, गार्ड्स ने उसकी अपीयरेंस को देखकर उसे वहां से भगा दिया, जिसके बाद वो पास की नेशन यानी मेरे होमलैंड पर पहुंचा, जहां पर उसने ये सारी चीजें बताई और उसके 10 साल बाद वो एक 8 सर्कल ग्रेट मैजिशियन बन गया, जैसा कि पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं था। और उसकी एबिलिटीज सभी की उम्मीद से काफी ज्यादा ताकतवर थी। और रायन उसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि ऐसा कोई और नहीं हो सकता जिसे माना के बारे में उससे अच्छी तरीके से जानकारी हो, और वो ही है जो कि मेरी बॉडी की प्रॉब्लम को ठीक करने में मेरी मदद कर सकता है। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, पर कायरस में मैजिशियंस को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए मैं यही सोच रहा हूँ क्या वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। असल में कायरस किंगडम में सभी नाइट्स के मैजिक क्यू पर ज्यादा यकीन न करने की वजह बार्सन फैमिली है, जो कि प्लेनिच की मॉम की फैमिली है, और इसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब यहाँ पर हुआ है। पर मुझे कैसे भी कर एलियन को अपने साइड में करना ही होगा, इसलिए मुझे उस इंसिडेंट को भी होने से रोकना होगा जो कि किंग के बर्थडे पार्टी पे होने वाला है। पर वो सब अभी काफी दूर है, उससे पहले मुझे इस सब से निपटना जरूरी है। और उसके सामने हमें दिखाते हैं कि उन तीनों की आंखें चमक रही थीं और वो सभी रायन को रानी बनाने में लगे हुए थे। टेलर से पहले ही कह देता है कि भैया मेरे कपड़े पे रिबन मत लगाना, मैं सच में तुम्हें बहुत बेकार लगूंगा। पर टेलर उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये लेस आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी और ये बेल भी, आपको इस चीज को ट्राई करना चाहिए। पर रायन किसी भी चीज को ट्राई नहीं करता, जिसके बाद ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें एक सुबह का सीन दिखाते हैं। रायन चाय पीकर अपने मन में कहता है, अब मैं जिंदगी को थोड़ा थोड़ा सही से जीने लगा हूँ और मेरे हाथ का वो घाव भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और प्लेनिच अब कुछ समय से मुझे इग्नोर कर रहा है, जो कि मेरे लिए ही काफी अच्छा है। तब यान वहां पर आते हुए रायन को मॉर्निंग विश करके उसे बताता है, आज सुबह आपकी हॉर्स राइडिंग की क्लासेस हैं और शाम को 7 बजे क्वीन आप लोगों के साथ खाना खाएंगी। रायन इसके बारे में पूछता है तो यान उसे बताता है कि हाँ, मुझे लगता है कि शायद ये सब किंग के बर्थडे प्लान की वजह से हो सकता है। रायन सोचता है कि अचानक से ये सब फिर भी ठीक है, जिसके बाद आयन रायन को बताता है कि आज आपको आपकी स्टेमिना क्लासेस के लिए भी जाना है। रायन तैयार होते हुए कहता है, भले ही ये स्टेमिना ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, पर बस मुझे लेक के आसपास ही तो भागना है। तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो, आखिर वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। पर जैसे ही वो लेक के पास आता है, हमें दिखाते हैं कि बेचारी की सांसें उखड़ गई हैं और वो पूरा पसीने में तरबतर हो गया है। वो काफी ज्यादा थका परेशान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। उसकी सर्वेंट पीछे से भागते हुए आकर
उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? पहले दिन आपने 4.5 लैप लगाए थे, तीसरे दिन 4 लैप, और आज आप केवल 3 लैप लगाकर ही रह गए। रायन रायन पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हुआ अपने मन में कहता है कि बिल्कुल, मेरा स्टेमिना काफी बुरी तरीके से गिरता जा रहा है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद उसकी सर्वेंट उससे कहती है, अगर आपको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो क्या मैं एक हीलर को बुला सकती हूँ? रायन उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है। साथ ही वो हमें बताता है, अगर उसने एक हीलर को बुलाया तो वो जैसे ही मानव सर्कल के कनेक्शन में आएगा ये फट जाएंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सभी को ये पता चल जाएगा कि रायन एक मैजिशियन है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी और भी ज्यादा बड़े खतरे में आ सकती है। इसलिए मैं कोई भी बेवकूफों वाला एक्ट नहीं करने वाला। वो सर्वेंट से कहता है कि मेरा स्टेमिना थोड़ा सा गिर गया था, पर उसके लिए किसी हीलर को बुलाने की क्या जरूरत है। उसकी सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करती है, पर रायन अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए कहता है कि देखो, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, थोड़े से समय के साथ मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। पर वहीं उन्हें किसी की आवाज आती है कि ध्यान से देखो, लड़ाई के ऊपर ध्यान दो, अपने दिमाग को स्थिर करो। और जैसे ही वो दोनों पीछे देखते हैं तो वहां पर कई सारे नाइट्स एक दूसरे के साथ स्पा करते हुए अपनी बैटल की ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे। वहां पर जिनका कमांडर था वो सभी को लीड करते हुए सभी को बैटलफील्ड के बारे में बता रहा था, और वो सभी से कहता है कि कोई भी अपनी ब्लेड से नजर नहीं हटाएगा, क्योंकि अगर कोई बैटलफील्ड में होता तो अब तक मारा जा चुका होता। किसी को भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। रायन उनको इस तरीके से बैटल करता हुआ देख रहा था, और वो अपने मन में कहता है कि ये देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। और उसकी सर्वेंट उससे कहती है कि आखिर हम लोग नाइट क्रॉप के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर क्या कर रहे हैं। रायन उससे कहता है कि मुझे पता है, पर इनको इस तरीके से देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर तभी उनका जो कमांडर होता है वो रायन और उसकी सर्वेंट को बात करता हुआ सुन लेता है, जहाँ पर रायन उससे कह रहा था कि मैं इनके बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सभी रॉयल फैमिली के नाइट्स हैं, और इन सभी का काम ब्रेजन फैमिली और कायरस फैमिली की रक्षा करना है, और ये सभी किंग्स की पावर के नीचे काम करते हैं। पर जैसे ही वो ये बात कर ही रहा था, पर तभी नाइट्स का कमांडर वहां आकर रायन को टोकते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। ये नाइट क्रॉप्स का कमांडर पेबल है। वो रायन से कहता है कि तुम्हारे इस तरीके से देखने की वजह से नाइट्स परेशान हो रहे हैं, और वो सही से ट्रेन नहीं कर पा रहे, और सभी नाइट्स भी उन्हें काफी बुरी तरीके से देख रहे थे। ये देखकर वो सर्वेंट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ, ये द थर्ड प्रिंस रायन है। ये सुनकर पेबल कहता है, अच्छा, तो यही वो थर्ड प्रिंस हैं। मुझे तुम कोई और लगे थे। ऐसा लगा कि कोई चूहा चुपके से हम लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए है। पर यह देखकर रायन उससे कुछ भी नहीं कहता, पर उसे मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। पर यह देखकर वो सर्वेंट पेबल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम योर हाइनेस के प्रिंस के सामने खड़े हुए हो, आखिर सब के बाद भी तुम्हारी उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? पर कमांडर उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने इन्हें गलत समझ लिया था, तो आखिर तुम इस बात पे इतनी ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो रही हो? वैसे भी प्रिंस को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। पर जैसे ही उसकी नजर रायन पर जाती है, वो उसकी आंखों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमजोर था। और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जब पेबल पहली बार थर्ड प्रिंस से मिला था। वो उसे कहता है कि थर्ड प्रिंस, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं रानी के बुलाने पर सीधे उनकी तरफ जा रहा था, तो आखिर आपने हमारा रास्ता क्यों रोक दिया? रायन घबराया हुआ जल्दी से पीछे की तरफ भागते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा। पेबल अपने मन में कहता है कि रायन पहले काफी ज्यादा कमजोर और एक बहुत ज्यादा डरपोक इंसान था, पर आखिर
इसका ये न्यू फॉर्म स्पिरिट कैसी है। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी आंखों के साथ ही मुझे जमीन में गड़ा देगा। रायन पेबल से कहता है, कमांडर, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। पेबल ये सुनकर काफी हैरान हो गया था और उसके बाद कई सारे सोल्जर्स वहां पर पेबल के पास आते हुए उससे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, पर साथ ही वो उसके सामने रायन को देखते हुए उसी के बारे में खुसफुसाते हुए कहते हैं, ये तो थर्ड प्रिंस है, पर आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बिल्कुल सही है, ये तो केवल थर्ड प्रिंस है जिनको कोई नाइट भी भाव नहीं देता, सभी उसकी बेइज्जती करते हैं। इसलिए पेबल सभी लोगों को वहां पर आता हुआ देखकर रायन से कहता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि अभी हम लोग ट्रेनिंग के बीच में है, तो इसलिए मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इसलिए प्रिंस जाइए और अपना काम कीजिए। पर तभी रायन फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे एक सवाल किया है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। सभी लोग ये सुनकर काफी हैरान हो गए थे कि आखिर वो कितनी ज्यादा तेज आवाज में कमांडर पेबल से बात कर रहा है। वो सभी वो सभी सोल्जर्स भी काफी हैरान होते हुए उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। पेबल काफी हैरान होते हुए अपनी ड्यूटीज के बारे में बताते हुए कहता है कि रॉयल फैमिली की फोर्सेस को ताकत देना और रॉयल फैमिली और इस किंगडम की रक्षा करना। पर रायन एक पेड़ की डाली को तोड़ते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, ताकत देना और रक्षा करना। अभी तुमने कहा कि मैं दोनों ही ड्यूटीज में फेल हो चुका हूँ, पर पेबल काफी गुस्से के साथ कह रहा था कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। रायन एक छोटी सी लकड़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पहली बात कि रॉयल फैमिली की फोर्सेस को ताकत देना, पर जितना मैं तुम्हें देखकर ऑब्जर्व कर समझा हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह से बेकार है। और ये कहते ही वो अचानक से उन लोगों के सामने से गायब हो गया था। पेबल ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि अचानक रायन उसके पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के हो गए थे और पेबल पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैंने इस अटैक को ब्लॉक नहीं किया तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी तलवार को निकालते हुए रायन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। इसमें उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पर वो ये देखकर हैरान होते हुए कहता है, पर ये तो एक छोटी सी पेड़ की ब्रांच है। तभी रायन थोड़ी सी और ताकत लगाकर उस ब्रांच को वहीं के वहीं छोड़ देता है, पर इससे पेबल की तलवार काफी दूर जाकर गिर गई थी और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के हो गए थे। पर इस अटैक की वजह से रायन के हाथ में एक मोच आ गई थी, पर वो उससे कहता है, मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे जैसे किसी की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए जिसने अभी तक कभी भी तलवार तक उठाई नहीं है। मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और दूसरी बात, रॉयल फैमिली और इस किंगडम की रक्षा करना, पर तुम रॉयल फैमिली के एक मेंबर से इस तरीके के मैनर से बात कर रहे हो और इसके अलावा तुमने प्रिंस के खिलाफ तलवार को उठाकर उन्हें घायल कर दिया, तो क्या मैं तुम्हें एक ट्रेडर कंसिडर कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो कमांडर को काफी ज्यादा डेडली लुक दे रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में ये वही थर्ड प्रिंस है जिसे मैं जानता हूँ। वो काफी ज्यादा घबरा गया था और वो रायन के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस चीज को क्लियरली नहीं सोच पाया, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इंटेंशन नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग ये देखकर और भी ज्यादा हैरान थे, पर पेबल अपने मन में कहता है, इस तरीके के वर्थलेस थर्ड प्रिंस के सामने इस तरीके की बेइज्जती, मैं कभी भी इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा। जिसके अगले सीन में हमें यान को दिखाते हैं जो कि रायन से कह रहा था कि आखिर क्यों किसी ने मुझसे कहा था कि वो डेफिनेटली स्टेमिना ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, पर आखिर वो आते हुए एक घोड़े को अपने साथ कैसे ला सकता है। वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था
क्योंकि यहाँ पर रायन अपने साथ एक काले और काफी शानदार घोड़े को अपने साथ लेकर आ गया था। वो उसे रायन को पकड़ाते हुए कहता है कि मैं इसे रास्ते से उठा लाया था और अब इसका नाम रेवन है। पर यान उससे कहता है कि आखिर आपको ये कहाँ से मिल गया और आखिर आप रास्ते में से एक घोड़े को कहाँ से लेकर आ गए। तो रायन हम लोगों को बताता है कि उस कमोशन के शांत हो जाने के बाद रायन इग्नाइट से पूछता है कि आखिर घोड़े के साथ क्या है। तो वो उसे बताता है कि असल में प्रिंस प्लेनेज उसको टेम करने में फेल हो गए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वो एक काफी ज्यादा गुस्से वाला घोड़ा है। तो ये देखकर रायन के मन में आता है कि क्यों ना मैं इसे ले जाऊं, और वो उसे वहां से लेकर आ गया था। ये सुनकर यान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सच में पूरी तरह से ठीक होगा कि आप प्रिंस प्लेनेज के घोड़े को इस तरीके से लेकर आ जाए। तो रायन उससे कहता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल भी गया तो ठीक है, वैसे भी उन्होंने कहा था जो इसे ढूंढेगा वो उसे रख सकता है। पर साथ ही वो फीमेल सर्वेंट से कहता है कि जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने साथ हुआ है उसे किसी को भी मत बताना। तभी यान रायन से कहता है पर रुकिए, अगर कभी इसके बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। रायन लंबी सी सांस लेते हुए कहता है अगर इसके बारे में पता चल भी गया तो मैंने कहा ना कि कुछ नहीं होने वाला, मैं सब देख लूंगा। पर तभी अचानक ये सभी बोलते हुए उसके दिल में एक जोर का दर्द उठ गया था, जिसकी वजह से उसके दोनों सर्वेंट ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और रायन अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैंने अपने इस बॉडी को जरूरत से ज्यादा ही पुश कर दिया है, कि आज की स्टेमिना ट्रेनिंग कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गई। रायन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज काफी लंबे समय के बाद मैंने प्लेग्राउंड में किसी के साथ कुछ जरूरत से ज्यादा ही खेल लिया। यान उसके बारे में पूछता है पर रायन यान से कहता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम खाने के लिए लेट हो जाओगे, इसलिए प्लीज जल्दी करो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं जल्दी करता हूँ। और वहीं हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है, यानी कोई छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जिसके बाद हमें शैडोज में किसी का सीन दिखाते हैं। वो आदमी किसी को इस सब के बारे में रिपोर्ट करता है और वो कहता है अच्छा तो ऐसा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वो कीड़ा अब चलना सीख चुका है। पर वहीं जो हाथ में वो फूल रखे हुए था उसे वो तोड़कर नीचे फेंकते हुए कहता है उसके जैसा कोई अगर कोशिश भी करे तब भी वो चाहकर भी अपने ओरिजिन्स को चेंज नहीं कर सकता। पर ये मजेदार नहीं होगा अगर मैं उसे दबाकर इसी तरीके से मर जाने दूं। चलो देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से करता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। रायन सामने देख रहा था कि उसके दोनों भाइयों में से कोई भी किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था और ना ही उसकी तरफ देख रहे थे। वो कहता है कि इस एटमॉस्फेयर में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर आखिर इन कमीनों की दिक्कत क्या है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है। क्या क्वीन और वेस्कॉट अगर लेट हो गए हैं तो क्या वो मेरी गलती है। और सच में ये अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अभी भी किसी एक बच्चे की तरह है। पर तभी वहां पर किसी के चलने की कदमों की आवाज आती है और रायन काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये सेंट। वो भी अपने एक्सप्रेशन को संभाल नहीं पाता और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गई। इस किंगडम के पीछे की ट्रू पावर, सिलिस ब्रेजन, द सेकंड क्वीन और कायरस की करेंट क्वीन। रायन इसके बारे में बताता है कि कायरस के प्रीवियस क्वीन के मर जाने के बाद उनकी पोजीशन को किसी न किसी को तो संभालना था। इसलिए बारिस फैमिली, जो कि काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, और उनके रॉयल गार्ड क्रॉप्स ने इस चीज को कंट्रोल किया। और मेजॉरिटी ऑफ नोबल्स भी बायसन फैमिली को सपोर्ट करती है। इसी की वजह से ये पावर दिन ब दिन बढ़ती चली गई और पावरलेस थर्ड प्रिंस रायन वो एक ऐसा इंसान बन गया जिस पर बेचारे से बेचारे कमांडर्स भी अब हंसा करते हैं। उसका भाई उसके साथ चला हुआ आ रहा था और वो उसे पेबल के बारे में बताता है
कि आग उस कमांडर के साथ किस तरीके से निपटना है। वो कहता है कि ठीक है, हम उससे निपट लेंगे, पर भविष्य में मुझे सारी चीजें डिटेल में मत बताया करो, क्योंकि मुझे ऐसी कई सारी चीजें और हैं जिनसे सुलझना है। और वो यहाँ पर शायद रायन की बात कर रही थी। रायन उसके आमने सामने बैठा हुआ था और वो रायन को देखते हुए कहती है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। ये देखकर रायन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ये रिएक्शन, इसलिए वो सलीसी से कहता है कि मैं अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ, पर मैं भविष्य में और भी ज्यादा ग्रोथ करूंगा। ये सुनने के बाद उसके दोनों ही भाई काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उसी की तरफ देख रहे थे, और साथ ही प्रेजेंट क्वीन उसकी स्टेप मदर भी। पर्स के स्टेप मामा जो कि मार्कस हैं, वो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, तुम जरूर ही बहुत ज्यादा बढ़ोगे, पर मैं कभी भी तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। देखा जाए तो तुम्हारा चेहरा सच में काफी ज्यादा प्यारा है। तुम्हें तुम्हारे बाल पहले ही कटवा लेने चाहिए थे, और अभी वैसे ही तुम्हारा ये ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो ये श्योर है कि तुम अभी और भी ज्यादा बढ़ोगे। पर तभी उसकी सिस्टर उसे टोकते हुए वहीं पर रोक देती है। ये सुनकर मार्कुस काफी हैरान होते हुए कहता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, प्लीज जल्दी से खाना बुलवाओ। वो अपनी बहन को और ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता था। और रायन भी ये देखकर अपने मन में कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि बाइसन फैमिली का ओनर थोड़ा सा स्लो है। जिसके बाद सिलीसी अपने लड़के फ्लेनिच को आवाज देते हुए उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वो पूछता है कि क्या, तो वो कहती है कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। पर यह सुनकर फ्लेनिच थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर उसे इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ ठीक है। पर सीबीसी उसे कहती है, तुम्हें शुरुआत में ही मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए था, तो ये काफी अच्छा होता। पर वो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत ही एक यूजलेस घोड़े के साथ करी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर ये सुनकर उसकी मदर को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद अब हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं कि द एनिवर्सरी किंग्स बर्थडे सेलिब्रेशन चालू हो चुका है, और यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए कई सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और वहाँ पर जो बर्थडे की गिफ्ट ले जाए जा रहे थे, पूरे शहर के लोग उन्हीं को देखते हुए कहते हैं कि ये सभी वो प्रेजेंट्स है, यानी बर्थडे बैंक्वेट काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है। सभी राजकुमार इस मूवमेंट के लिए अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। सच में उनको देखना काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हमें रायन को दिखाते हैं, जहाँ पर रॉयल टेलर उसका नाप ले रहा था, पर वो ये देखकर काफी हैरान हो गया था। और वो रायन से रोते हुए कहता है कि योर हाइनेस, क्या आप सही से खाना खा भी रहे हैं। और तभी वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रायन की नाक में से खून आ रहा था, और वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सभी जल्दी से रायन की तरफ बढ़ते हैं और यान जल्दी से कुछ लेकर आने के लिए बोलता है, जिससे वो रायन की उस नाक की ब्लीडिंग को रोक सके। पर रायन उसे रोकते हुए कहता है कि ये ठीक है, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। ये सब शायद इसी वजह से हो सकता है क्योंकि मैं आजकल सही से सो नहीं पा रहा हूँ। पर यान उससे कहता है कि ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर वो रॉयल टेलर उसे बताता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब यहीं पर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि योर हाइनेस ये सब इतना ही है, क्योंकि आपने आपका बहुत ज्यादा वेट भी खो दिया है। आप डेफिनेटली 3 हफ्ते पहले इतने ज्यादा दुबले पतले नहीं थे। रायन ये सुनकर काफी शॉक था, पर वो उन लोगों से कहता है कि सच में मैं इतना ज्यादा दुबला हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगा हूँ, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये सच है कि मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, पर मेरा स्टेमिना दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। और देखकर ऐसा लगता है कि जब भी मैं माना इस्तेमाल करता हूँ, मेरे दिल में ये दर्द बढ़ता जा रहा है। जरूर मेरे दिल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। रॉयल टेलर उससे कहता है कि ऐसी चीजों को आपको इतनी ज्यादा आसानी से नहीं लेनी चाहिए। योर हाइनेस, क्या आपने अपना चेकअप करवाया। पर रायन उसे कहता है
कि इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। क्या मुझे केवल एक छोटे से नोज ब्लीडिंग के लिए चेकअप करवाना चाहिए? पर साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि सभी के सभी आखिर एक हीलर के बारे में ही क्यों कहते रहते हैं। आखिर मेरी ये नोज ब्लीडिंग सभी लोगों के सामने ही क्यों हुई? पर रॉयल टेलर उससे कहता है कि ये केवल नोज ब्लीडिंग के बारे में नहीं है। रायन फिर भी उससे कहता जा रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी यान आगे आते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कल रात तुम अपनी नाक इस तरीके से खुजा रहे थे। ये सुनकर रायन और वो रॉयल टेलर दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और यान आगे आते हुए कहता है कि ये जरूर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा कि तुम सभी के सामने अपने पर्सनल हॉबी को इस तरीके से उजागर करो, पर ये इसी वजह से हो रहा है। पर ये सुनने के बाद सभी लोग काफी सरप्राइज हो गए थे और रायन भी ये देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का हो गया था। यान आगे आते हुए कहता है कि जैसा रायन ने कहा है कि प्रिंस रायन की सारी चीजें पूरी तरह से ठीक है, वो खाना भी समय पर खाते हैं। इसका यही मतलब है कि ये नोज ब्लीडिंग इनकी पर्सनल हॉबी की वजह से हुई है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो यान से कहता है इस चीज में कोई भी इश्यू नहीं है अगर तुम ये कह रहे हो तो, क्योंकि प्रिंस को तुमसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। पर यह सुनकर रायन बहुत ज्यादा निराश हो गया था, पर यान उसे आंख मारते हुए कहता है कि मैंने सबको संभाल लिया। रायन अपने मन में कहता है कि ये कमीना, मैंने इसे सारी चीजें बताई थी कि आखिर मैं किस तरीके से मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसी की वजह से मेरी बॉडी की कंडीशन धीरे धीरे करके खराब हो रही है, क्योंकि ये कुछ माना इश्यूज की वजह से है जिसकी वजह से मेरे दिल में भी दर्द होता है। और ये सब जानने के बाद इसने ये डिसाइड किया कि आखिर ये मेरी इमेज को इस तरीके से रोइन करेगा। पर ये तो रिलीफ है कि मैं इस चीज से इसकी वजह से निकल गया। जिसके बाद वो रायन से कहता है कि अब कपड़ों को बनाने के लिए थोड़ा सा इशू लगेगा, पर तब यान उसे कहता है कि प्रिंस को और भी कई सारी चीजें करनी है, इसलिए टाइम इशू नहीं रहेगा। ये सुनकर वो वहां से कपड़े ले जाते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, इसलिए मैं कल सुबह तक इनके कपड़े लेकर आ जाऊंगा। और ये कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगा था। पर यान रायन से कहता है कि आज वो दिन नहीं है जिसके बारे में आपने मुझसे कहा था, मैंने सही कहा ना? और रायन अपने मन में कहता है कि अगर इसी तरीके से मेरी कंडीशन खराब होती रही तो सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, और इसीलिए उस रात से पहले जब मेरी मौत हो मुझे इलियन से कैसे भी कैसे कर मिलना ही होगा। पर जब रायन अपने फादर से मिलने के लिए जाता है तो बटलर उसे रोकते हुए कहता है कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से वो सभी प्रिंस के साथ खाना नहीं खा सकते। इसकी बजाय उन लोगों ने एक एक कर सभी लोगों से मिलना पसंद किया है। ये सुनकर रायन काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि हम सभी एक साथ ना मिलकर सभी एक एक कर उनसे मिलेंगे, क्या ये और भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा कि सभी लोगों से एक साथ मिला जाए? मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पर एक प्राइवेट मीटिंग होगी। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। पर जैसे ही रायन अंदर जाता है, प्रिंस को अंदर भेजने के बाद बताया जाता है कि राजा आपका वेट कर रहे हैं। पर अंदर उसके फादर उसकी तरफ देखते भी नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए थे। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये रोमन ली है, कायरस के किंग। रायन अपने फादर रोमन को ग्रीट करता है, पर उसके फादर उसकी तरफ देखते भी नहीं है। ये देखकर रायन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है क्या ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं? भले ही मैं कायरस में एक इग्नोरेंट की तरह हूँ, पर इसके बाद भी इस तरीके से मेरे साथ एक्ट करना ये काफी ज्यादा रूड है। रोमन उसे बैठने का बोलता है तो रायन वहां पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि आपके 38 बर्थडे के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर उसके फादर फिर भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर उसको देखकर कहते हैं कि तुम देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। रायन ये सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ पर सभी लोग उसकी कंडीशन को देखकर उसकी चिंता कर रहे थे कि उसे चेकअप करवा लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत तेजी से अपना वेट खो रहा है, पर इस तरफ उसके फादर उसको देखकर ये कह रहे हैं कि वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। रायन अपने मन में कहता है कि मेरे फादर को ये पता भी नहीं है कि आखिर मेरी हालत कैसी है। मैं धीरे धीरे करके मरता जा रहा हूँ और उन्हें देखने में मैं काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ।
अब मैं समझ गया कि आखिर ये हम लोगों से एक एक करके क्यों मिलना चाह रहे थे, जिससे इनका समय ना बर्बाद हो, जिससे इनका समय ना बर्बाद हो। अगर ये अपने तीनों लड़कों से एक साथ मिलते तो उन तीनों के साथ कन्वर्सेशन करने में इन्हें काफी ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती, जिसकी वजह से ये मीटिंग काफी ज्यादा एफिशिएंसी हो जाती। पर अगर यहाँ पर वो एक एक कर एक के साथ बात करेंगे तो उन्हें ज्यादा किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर उनके बर्थडे पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना केवल सिर्फ एक बर्बादी है। यानी ये फैमिली जितना मैं जानता हूँ उससे भी ज्यादा बिखरी हुई है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं और सभी के बारे में बताया जाता है कि एक फादर जिनको अपने बच्चों की जरा से भी परवाह नहीं है। पहला प्रिंस जिसे किसी भी चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रिंस जो कि किसी की भी नहीं सुनता। और जो आखिर में खड़ी हुई है द क्वीन, जिसके पास इतनी पावर है कि वो राजा की भी बेइज्जती कर सकती है। और इन सभी में से कोई एक ऐसा है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज जल्द ही शुरू होने वाली है। तो चलो बताओ कि आखिर वो कौन है जो कि मुझे मारने के लिए असैसिन भेजने वाला है। स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। सभी लोग रायन के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके लुक्स अब कितने ज्यादा क्लियर लगने लगे हैं। पर दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस प्लेनिच देखने में ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नशे में है। सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि कोई कभी भी चेंज नहीं हो सकता और कोई पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सभी लोगों की जुबान पर केवल थर्ड प्रिंस का ही नाम था कि वो आ रहा है। और सभी लोग जो कि अंदर खड़े हुए थे वो ये सब देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि जैसी अफवाहें फैलाई गई थी ये सब सच है, कि थर्ड प्रिंस के काले बाल और लाल आंखें, उनने साथ में लाल ब्रोच भी पहना हुआ है। और सच में ये एक कंप्लीट डिक्लेरेशन है कि वो अब छुपकर नहीं रहेगा। पर यान रायन से पूछता है कि प्रिंस, आखिर सभी लोग आपको इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। सभी लोग तिरछी निगाहों से या फिर छुपकर रायन को ही देख रहे थे और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब आपके आउटफिट की वजह से है। और साथ ही वो आगे कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये कपड़े आपके ऊपर सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर सेंट ये देखता तो सच में वो भी काफी ज्यादा खुश होता। पर रायन कुछ और ही सोच रहा था और वो उससे कहता है, ये देखकर सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सभी थर्ड प्रिंस को यहाँ पर देख रहे हैं। और क्या उसकी बात मानकर मैं उस बड़े से जेम को पहन लेता। तुम्हें पता भी है क्या कि उस इंसान को रोकना सच में कितना ज्यादा मुश्किल था। पर शुक्र की बात यह है कि ये सब यहीं पर रुक गया, वरना सच में ये बस से बदतर हो सकता था। पर यान उसे कहता है कि आप सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद रायन यान से पूछता है क्या यहाँ पर कायरस फैमिली के कैप्टन्स भी आए हुए हैं। वो कहता है कि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सभी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद रायन यान से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली भी कायरस के कैपिटल में रहती है। ये सुनकर यान उससे कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि आपको ये याद है, पर मेरी छोटी बहन और मेरे फादर क्या पता मेरे होम टाउन से आए हैं या नहीं। वो केवल कुछ समय ही कैपिटल में रहा करते थे। ये सुनकर रायन उससे पूछता है क्या वो लोग भी आज रॉयल पैलेस में आए हैं। यान उसे बताता है ऐसा हो सकता है अगर उन लोगों को भी इनविटेशन मिला हुआ हो तो। पर साथ ही वो इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि मैंने रेवन को स्टैंड गार्ड के लिए तैयार कर दिया था। रायन ये देखकर अपने मन में कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। शायद कुछ ऐसी चीजें होंगी। जिसके बाद वो यान से कहता है पर उसके लिए हमें सही समय का वेट करना होगा। उससे पहले कोई ऐसा है जिसको मैं देखना पसंद करूंगा। पर ये सुनकर यान काफी ज्यादा शर्माते हुए उससे कहता है क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं। पर वो यान से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि बॉल रूम को सर्गिफाइड हॉल क्यों बोला जाता है। यान कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि ये उनके सरनेम पर रखा गया था जो कि फर्स्ट पैट्रियार्च है। और जो 8 हीरोज थे उनके 2 वे वॉर के वजह से। और सोल ड्यूक फैमिली कारिस सर्गिफाइड वो रॉयल फैमिली के लिए 5 साल से भी ज्यादा से लॉयल रही है, केवल एक बात को अपने दिमाग में रखते हुए कि उन्हें टेरिटरी को डिफेंड करना है। ये सुनकर रायन अपने मन में कहता है
कि जब मैं बैरन हुआ करता था। ये स्टोरी सुनकर मैं सच में काफी डीपली इम्प्रेस्ड हो गया था। ये सुनकर यान उससे कहता है कि प्रिंस, यानी आप जिस इंसान से मिलना चाहते हैं, क्या वो? तभी रायन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिस इंसान से मैं मिलना चाहता हूँ वो। पर तभी उन्हें हंसी की आवाज आती है और वो दोनों ही नीचे देखते हैं। एक आदमी जोरों से हंसते हुए कहता है कि सर्गिफाइड की गर्मियों की रातें सच में काफी ज्यादा क्लासिक होती हैं। और यान उससे कहता है कि वो बिल्कुल वहां पर है। ये सर्गिफाइड फैमिली के ड्यूक सिल्मन होंग है। हॉग हंसते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और हॉन्ग को देखकर रायन अपने मन में कहता है कि एक फैमिली जो कि काफी लंबे समय से रॉयल रही हो, इस तरीके के लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए वो उसको टेस्ट करने के बारे में सोचता है और कहता है, तो चलो इसकी शार्पनेस को चेक करते हैं, क्या कहिए कितना ज्यादा शार्प है। और जैसे ही वो अपने माना को थोड़ा सा लीक करता है, हॉन्ग उसको सेंस करते हुए पीछे की तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये माना रायन के अंदर से आ रहा था। रायन भी ये देखकर इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, इसने तुरंत ही मुझे ढूंढ लिया, वो भी थोड़े से ही माना के फ्लो से। और तभी यान रायन को बताता है, देखकर ऐसा लगता है कि ड्यूक आपके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। पर रायन अपने मन में कहता है कि ये ठीक भी है, वैसे भी ये कॉन्टिनेंट के टॉप 5 स्पोर्ट्समैन में से एक है, तो इस चीज का तो कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि ये इतने आसानी से मुझे ढूंढ सकता था। और वो यान से कहता है, ये काफी ग्रेटफुल है, पर फिर भी ये अभी काफी ज्यादा जल्दी है। हम लोगों को ऐसा एक्ट करना होगा जिससे हम उसके ध्यान में ना आ पाए। और ये कह के वो दोनों ही जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद रायन के फादर रोमन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आप सबकी बधाइयों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज इस रात को एंजॉय करिएगा। जिसके बाद सभी लोग अपनी पार्टी को फिर से एंजॉय करने में लग जाते हैं। पर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यान और रायन रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे आ गए थे और वहां पर रेवन खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर रायन सवारी करते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि रायन काफी ज्यादा स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट है। पर यान चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ मत बनिए, ये बस आपके सामने ही ऐसा रहता है। रायन कहता है, देखकर ऐसा लगता है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा तेज और काफी होशियार है। देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग जल्दी ही फ्रंट गेट के सामने पहुंचने वाले हैं। क्या वहां पर कोई ऐसा है जो कि आपका फ्रंट गेट पर इंतजार कर रहा है? जिसके बाद हमें ऐसा दिखाते हैं कि गार्ड्स किसी का रास्ता रोक रहे हैं और वो कहते हैं कि बिना इनविटेशन के आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। अंदर एक फेस्टिवल हो रहा है जिसके लिए आपके पास इनविटेशन होना जरूरी है, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। रायन ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। और हमें सामने इलियन को दिखाते हैं जो कि उन लोगों से कह रहा था, क्या तुम लोग पूरी तरह से श्योर हो कि तुम लोग मुझे बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जाने दोगे? और साथ ही वो अपना नाम भी बताता है, पर आपको इनविटेशन की जरूरत है। ये सुनने के बाद एलियन कहता है कि ठीक है। और वो कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि कायरस अपने गेस्ट को अपने अपीयरेंस के ऊपर जज करता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने लगता है, रायन ये देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ये इस तरीके से ड्रेस में यहाँ से चला गया। मुझे कैसे भी कर इलियन को पकड़ना ही होगा। इसलिए जैसे ही इलियन वहां से जाने लगता है, रायन उसको देखकर हैरान होते हुए कहता है, अगर ये यहाँ से चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे ही वो रेवन को तैयार करता, यान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि किंग के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि जब तक ये फेस्टिवल चलेगा किसी को भी अंदर या फिर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पर रायन इलियन को वहां से जाता हुआ देखकर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे खो दूंगा। इसलिए वो कहता है कि यान, कुछ भी हो जाए पर सोल्जर्स को मेरे पीछे आने से रोकना। और ये कहकर वो रेवन के ऊपर सवार होकर इलियन के पीछे तेजी से भागने लगता है। यान ये देखकर काफी हैरान था और वो उससे कहता है कि अपने घोड़े को रोक लो। और तभी वो गार्ड्स भी रायन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसको रोकने का बोलते हैं
और कहते हैं कि किंग्स के ऑर्डर है कि आप बाहर नहीं जा सकते। पर रेवन उन सभी के ऊपर से कूदते हुए तेजी से बाहर चला जाता है, जो देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हक्के बक्के और काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और वो यही सोच रहे थे कि आखिर हम प्रिंस को बाहर जाने से कैसे रोक सकते हैं। वो जल्दी से घोड़ों को तैयार करते हुए उनको फॉलो करने का ऑर्डर देते हैं। पर ये देखकर यान काफी हैरान होते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। इस रेट से तो रायन पकड़े जाएंगे। पर तभी उसे याद आता है कि रायन ने उससे जाने से पहले सोल्जर्स को रोकने का कहा था। इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मुझे अभी रायन के उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इसलिए वो चिल्लाते हुए सभी सोल्जर्स को रुकने का बोलता है और कहता है कि ड्यूक ने अलाउ किया है कि प्रिंस रायन यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो जो कि ड्यूक का नाम इतने आसानी से ले रहे हो। तभी यान अपना रियल नेम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम सियोर यान है और मैं ड्यूक का एल्डर सन हूँ। ये देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। यानी यहाँ पर एक बड़ी फैमिली का लड़का हमारे हीरो का सर्वेंट बनकर घूम रहा है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो यान के साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर यान अपनी सारी स्टोरी उन्हें सुना रहा था। उनका हंस कर पेट दर्द करने लगा था और यान शराब में उसके लाल गाल हो गए थे। वो कहता है कि फादर प्लीज अब चुप हो जाइए। पर ड्यूक उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा लड़का इतना ज्यादा कुछ क्लेवर भी कर सकता है। सच में मैंने मेरे छोटे से बच्चे को काफी अच्छे तरीके से पाला है और वो उसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो देखना काफी ज्यादा क्यूट है। पर यान उसे रोकते हुए कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत करिए। ड्यूक उससे कहते हैं कि तुमने एक काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया था। पर यान उससे पूछता है पर ऐसा करने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि मैजेस्टी के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए। पर ड्यूक उसे चिंता ना लेने की बोलते हुए कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो मुझसे इसके लिए कुछ भी नहीं कहेगा। अगर उसे इसके बारे में पता चल भी गया, सर्गिफाइड फैमिली जिस पोजीशन में है वो इस चीज से थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाएगा। पर अगर वो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत भी पनिशमेंट को रिसीव करने के बारे में सोचता है तो ऐसा नहीं है। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, वो उसे ऐसे गड़ा देगा जैसे कुछ हुआ भी ना हो। पर इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर वो यहाँ से क्यों भाग गया, यानी रायन यहाँ से क्यों चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रायन को इलियन का पीछा करते हुए एक फाउंटेन के पास आता हुआ दिखाते हैं। इलियन अपने चेहरे से हुड को हटाते हुए रायन से कहता है, देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उस इनविटेशन की वजह से आए हो जिसकी वजह से मुझे क्रिटिसाइज किया गया था। तो फिर आखिर क्या वजह है कि कायरस का थर्ड प्रिंस इस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा है। ये देखकर रायन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि अगर तुम सेवेंथ सर्कल तक चले जाते हो तो तुम ये जान लेते हो कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। इसी वजह से इसने मेरा पता लगा लिया। पर रायन उससे कहता है कि काफी ज्यादा समय हो चुका है कि आप इस समय पर यहाँ से वापस जाएंगे। इलियन उससे कहता है कि मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश करी थी, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। ये देखकर रायन को गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर तुम उस सब का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो, तुम्हें ये सब मुझसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए वो इलियन से कहता है, इसलिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा आपके लिए खुल जाता है। और मैं हवाओं को रोकने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं थ्रेशोल्ड को सही से साफ करना ही भूल गया। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर तुम्हें जो इनविटेशन दिया गया था आखिर तुमने वो कहाँ कर दिया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि गार्ड्स लोगों को बाहर करने की कोशिश में कोई इतनी ज्यादा बड़ी गलती कर देंगे। पर इलियन रायन के बारे में कहता है कि ये यहाँ पर मुझसे माफी नहीं मांग रहा बल्कि क्रिटिसाइज कर रहा है। ये सच में काफी ज्यादा ऑनेस्ट और काफी ज्यादा शेमलेस है। यानी ये सच में काफी ज्यादा फनी प्रिंस होने वाला है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी 14 साल के लड़के को देख रहा हूँ। जिसके बाद अचानक उसका ध्यान रायन के हाथ के ऊपर जाता है, जिसको देखकर
वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और वो रायन को आवाज़ देते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। और ये कहकर वो अचानक से रायन का हाथ अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद अचानक से उसके अंदर से उसका ऑरा रिलीज होना चालू हो जाता है। रायन ये देखकर काफ़ी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसे भी ये महसूस हो रहा था कि उसके अंदर से माना फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उसके दिल में अचानक से कुछ ज़्यादा ही तेज दर्द उठना चालू हो जाता है। उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था और उसकी कंडीशन सच में काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो अपने मन में कहता है, क्या एलियन मेरे अंदर के मानव फ्लो को देख सकता है। तभी वहां पर बिजली कड़कती है और रायन अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों अलग अलग हो गए थे और एलियन उससे कहता है कि भले ही दरवाजे बंद हो गए हों, पर फिर भी वो हवा को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। पर रायन ये देखकर अपने मन में कहता है कि ये मेरे बॉडी स्टेटस को नोटिस कर चुका है, क्या कर मेरी कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब है। रायन वो कहता है कि हवाओं को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, तुम पूरी तरह से सही हो। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर मैं माना को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर एलियन अपने मन में कहता है, पर इसका माना इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ और है जिसके बारे में इसे पता नहीं है। और इसी तरीके से रियल प्रॉब्लम को छुपाया जाता है, वो कहीं और है। इसकी वजह से उससे गुस्सा आ गया था और वो अपने मन में कहता है कि कायरस फैमिली मेजिस को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि वो सभी ड्रैगन्स के डिसेंडेंट्स हैं। और इसकी तरीके का एक कमाल का मेज वो भी उसी की खुद की फैमिली के अंदर हुआ है, और इसी इंटेंशन में कि वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाए, जिससे वो एक ग्रेट मेज को अपनी नाक के नीचे से खो दें। पर फिर भी क्या मैं इसे एक मीटिंग कहूँगा? क्या ये छोटा सा राजकुमार मेरी किस्मत से जुड़ चुका है? एलियन रायन से पूछता है, क्या आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? वो उससे कुछ बोलता उससे पहले वो समझ गया था कि उसे झूठ के बारे में पता चल जाएगा अगर वो उससे कुछ भी गलत बोलता है। इसलिए वो उससे कहता है कि जैसा इसलिए रायन एलियन से कहता है कि मैं अपना नाम लेकर इस चीज़ के ऊपर यकीन करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े खतरे में पड़ने वाली है। ये सुनकर एलियन अपने मन में कहता है कि मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है कि थर्ड प्रिंस आखिर कौन सी सिचुएशन से घिरा हुआ है, पर मैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इसे सबसे नफरत मिलती है और थर्ड प्रिंस हमेशा अपने दुश्मनों से घिरा हुआ रहता है। इसलिए एलियन अपनी चुटकी बजाकर रायन और उस दोनों के बीच में एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। रायन ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, ये एक साइलेंट मैजिक था। इसने एक शब्द भी नहीं बोला और अपने मैजिक को कास्ट कर दिया। मुझे लगता है कि एक सेवेंथ सर्कल मैजिशियन है। एलियन रायन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे गोल्स क्या है? मैं सिंपली इस चीज को रोक तो नहीं सकता, पर ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीजों की जड़ों को काटना चाहते हो। रायन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो कहता है कि मैं बस इस चीज से निकलना चाहता हूँ, पर अगर इसके लिए मुझे इस प्रॉब्लम के सोर्स को भी खत्म करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए अगर मुझे राजा भी बनना पड़े तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं थ्रोन के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर एलियन कहता है, क्या थ्रोन इसके लिए केवल एक ऑप्शन है जिससे ये अपने गोल को अचीव कर सके? पर ये केवल एक ऐसा राजकुमार है जिसके पास सूखी बॉडी के अलावा कुछ और नहीं है, और ये प्रिंस ये चाहता है कि मैं इसके गोल को अचीव करने में इसकी मदद करूं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए वो रायन से कहता है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मुझे फिर से इनवाइट करना होगा। पर साथ ही वो अपने आप से कहता है, तो चलो मुझे दिखाओ क्या कर तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर रायन मुस्कुराते हुए एलियन के सामने झुककर अपना नाम लेकर उसे कहता है कि मैं अपने मेंटोर को ग्रीट करता हूँ। तो एलियन उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मैं एलियन योर हाइनेस की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। के बाद स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है, जहाँ पर यान अपने फादर से पूछ रहा था
क्या उन लोगों को जो कि रॉयल पैलेस में रहते हैं, उन लोगों को मेरे बारे में तो पता नहीं है ना? उसके फादर उससे हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तो तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो। पर यान इसी के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है अगर उन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो फिर मैं रायन के साथ और नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर ड्यूक उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल, ये हुई ना मेरे लड़के वाली बात, पर तुम रॉयल नहीं लगते। पर ये जानते ही यान के दिमाग में कुछ आता है और वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे उनके बारे में कहता है कि आखिर वो कैसी है। शायद ये उसकी माँ के बारे में पूछ रहा है। ड्यूक ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो उस लोली फैमिली की हेड की पोजीशन में काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही हैं, जिसे तुम छोड़कर आ गए थे। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा किसी बच्चे के लिए ये सर्वेंट वाला गेम खत्म हो गया हो तो तुम जिस भी दिन चाहो घर वापस आ सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी लंबे समय से नहीं देखा। पर ये सुनकर यान उनसे कहता है कि आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं, हम हर 3 महीने में तो एक दूसरे से मिल लेते हैं। पर ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, क्या सच में तुम इसे इस तरीके से सोचते हो? क्या तुमने इस सर्वेंट की पोजीशन को छोड़ने के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? ये सुनकर यान थोड़ी सी टेंशन में था, पर वो उन्हें बताता है कि वो जल्दी ही यानी रायन जल्दी ही 15 साल का हो जाएगा। ये सुनकर उसके फादर थोड़े से कंफ्यूज थे। जिसके बाद वो अपने लड़के से कहते हैं, क्या तुम अपनी सर्टिफाइड फैमिली के निकनेम के बारे में जानते हो? तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, हम लोग कारिस के द एलिफेंट्स हैं। काफी लंबे समय से हम लोगों ने थ्रोन के लिए लड़ाई नहीं करी, पर फिर भी हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए हम लोगों को किंग ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ऐसे बीस्ट जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। पर यान उनसे पूछता है कि अगर अचानक से आप मुझे ऐसा क्यों बता रहे हैं? पर तभी उसके फादर उसे लाड़ करते हुए गले से पकड़ लेते हैं और उसे जोर से टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं कि क्यों, आखिर मैं तुम्हें मेरा नाम क्यों बता रहा हूँ जो कि तुम पहले ही बेच चुके हो। पर सच में तुम काफी स्ट्रांग हो, पर फिर भी तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। और इस तरीके से अपने पिता का प्यार देखकर रायन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर वही वो जैसे उसको फिर से टाइटली गले लगाने लगते हैं और वो उसे कहते हैं कि सच में तुम एक ऐसे कमीने हो जिसकी मुझे काफी ज्यादा चिंता होती है। और सच में बेचारे यान की अपने फादर के इस तरीके से गले लगने की वजह से जान निकलने लगी थी। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए फिर अपने कपड़ों को सही करते हुए ड्यूक से कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, क्या ड्यूक, तुम इतनी ज्यादा जल्दी अपनी पोजीशन के अंदर कैसे आ जाते हो? पर यान उनसे कहता है कि मैं आपसे फिर मिलूंगा और बस चुपचाप से वहां से चला जाता है। ड्यूक अपने मन में कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा स्टबर्न है और ये सब पूरी तरह से पॉइंटलेस है। पर फिर भी इसका मतलब तो ये सच में एक सर्टिफाइड है। पर फिर भी वो कमीना यानी रायन, वो सच में काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर अब वो आगे क्या करने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि दो घोड़े रॉयल पैलेस की तरफ आ रहे थे और कई सारे लोग उसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? ऐसा लगता है कि ये 7 रोड फ्लावर्स हैं और सिल्वर कैली है। पर जैसे ही इलियन उसके अंदर से निकलता है, सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इलियन अपने मन में कहता है कि मेरे डिसाइपल ने कुछ काफी ज्यादा क्यूट किया था। और हमें दिखाते हैं कि रायन ने पिछली रात इलियन से कहा था कि मास्टर, आप 9:30 एग्जैक्ट उस समय पर आ जाइएगा। उस समय जैसे ही गेट खुलते हैं सबसे पहले आप अंदर आइएगा। इलियन अपने मन में कहता है, क्या रायन बेटसी फैमिली के साथ compete करने के बारे में सोच रहा है? पर ये जरा सा भी आसान नहीं होने वाला। ऐसा लगता है कि वो समय का वेट कर रहा था
कि जैसे ही समय आए और वो मुझे सबके सामने लाकर इस गेम को चालू कर दे। पर तभी इलियन के सामने आकर कुछ सर्वेंट उन्हें बताते हैं कि किंग आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है। पर रायन इलियन से बात कर कर काफी ज्यादा हैरान था और वो उससे कहता है, यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कारिस के कैपिटल में रहने की एक जगह चाहिए। इलियन उससे कहता है कि बिल्कुल सही, मैं कारिस में रहने के लिए एक जगह चाहता हूँ। ये सुनकर रोमन अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे सिलिसी के साथ compete करना है तो मुझे लगता है कि मुझे इलियन की जैसी पावर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पर आखिर ये मुझे इस चीज के बारे में पहले ऑफर क्यों कर रहा है? आखिर इसका प्लान क्या है? इलियन कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो कल रात प्लाजा में मैंने एक काली बिल्ली देखी थी जिसकी लाल आंखें थीं। ये सुनकर रॉबिन काफी हैरान होते हुए कहता है, क्या एक काली बिल्ली? और इलियन कहता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे कुछ चीजें सिखा दूं। पर अगर मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं होगी तो आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर रॉबिन भी इसके बारे में समझ गया था और वो उससे पूछता है कि आखिर कैसी चीज है जो तुम उसे सिखाना चाहते हो। इलियन कहता है कि मैजिक, और क्या। और केवल इतना ही नहीं, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है कि मैं इसके अलावा उस बिल्ली के लिए एक काफी ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बनाऊं, जिसके लिए मुझे उस घर के ओनर की जरूरत पड़ने वाली है, जिससे मैं उसके घर को थोड़ा सा साफ रख सकूं। रोमन ये सुनकर काफी हैरान था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या बोल रहा है। पर फिर वो उसे थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये सब हैंडल करने के लिए तैयार हो? तो इलियन उससे कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रिंस रायन को अपना डिसाइपल बनाऊंगा, इसलिए बैरसन मुझे रोक नहीं सकती। और इसके अलावा केवल मैजिक ही नहीं है जो पूरे दिन मैं मुझे सिखाने वाला हूँ, इसकी वजह से बोर्ड मास्टर्स भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए वो मुझे नहीं रोक सकते। और ये सब प्रिंस रायन के ट्रू इनविटेशन की वजह से है। ये सुनकर रोमन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड कर दूंगा, पर ये घर पहले से ही बहुत ज्यादा तितर बितर हो रहा है तो मैं इसे और भी ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। पर मैं एक रीजन है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैंने सुना है कि वो लड़का इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। पर ये सुनकर इलियन अपने मन में कहता है कि ज्यादा कुछ खास, पर उसकी कंडीशन ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर किसी भी चीज को नॉर्मल देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर रॉबिन उसे आगे बताते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि वो कई सारी चीजों से डरता है, और जहां तक वो लड़का घोड़े के ऊपर चढ़ने से भी काफी ज्यादा डरा करता था। एलियन ये सुनकर अपने मन में कहता है, क्या ये हर बार सुनी हुई बातों के बारे में ही क्यों कह रहा है? और रोमन उससे आगे कहता है, अगर वो आउटस्टैंडिंग होता तो मैंने उसके बारे में सुना होता। ये सुनकर इलियन रोमन से कहता है, क्या आपको प्रिंस की हाइट के बारे में अंदाजा भी है कि आखिर वो कितनी है? ये सुनते ही उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है। पर ये सुनकर इलियन समझ गया था कि इसको रायन के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर उसकी कंडीशन कैसी है, और इसी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस समय पर ऐसा लगता है कि उसे पॉइजन दिया गया था। चाहे मैं ये जानता हूँ कि मैं काफी ज्यादा बिजी था और तुम्हें ये किसी एक्सक्यूज की तरह लगे, पर ये सुनकर रोमन को ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है, इसलिए वो इलियन से कहता है, मैं आपके इस करंट एटीट्यूड के लिए तैयार हूँ, पर अपनी जगह जानो कि अभी तक मैंने तुम्हें रायन के टीचर के तौर पर कंसिडर नहीं किया है।
और ये मेरे लिए पूरी तरह से बेकार होगा अगर मैं तुम्हें इसके बारे में समझाने बैठूं। पर मैंने उस प्रिंस को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चेरिश किया है, और इसके अलावा रायन मेरे लिए पहले से ही काफी ज्यादा प्रीशियस है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को अब इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। पर तभी एलियन चुटकी बजाते ही अपने साइलेंट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, और वो कहता है कि अब इस तरीके की चिट चैट बहुत हुई, अब मेरी बात सुनो। पर यह देखकर रोमन को गुस्सा आ गया था, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है, कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम रॉयल पैलेस के अंदर मैजिक को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। पर इलियन उससे कहता है कि उसके ऊँट पूरी तरह से सूख चुके हैं, उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसकी खाल धीरे धीरे करके सिकुड़ती जा रही है। जब मैंने उसके नाखून देखे थे, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कब उखड़ जाएंगे, और उसके कपड़े भी उसे फिट कर 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 पहनाए जाते हैं। और अगर तुमने उसके ऊपर कुछ महीने पहले ध्यान दिया होता तो उसका वेट भी पहले से काफी ज्यादा गिर चुका है। वो हमेशा काफी ज्यादा थका थका सा रहता है, और उसकी आंखें बंद होती रहती हैं, उसे चक्कर आते रहते हैं, और ऐसे ही और भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पर ये जानकर रोमन हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इलियन उससे कहता है, अगर ये चीजें इसी तरीके से चलती रही तो तुम जल्दी ही उसे पूरी तरह से खो दोगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम एक मेड को रायन के रूम के बाहर दिखाते हैं, जो कि रायन के लिए चाय लेकर आई थी। और वो यान से कहती है कि लगभग दोपहर होने वाली है, पर प्रिंस ने अभी तक अपनी सुबह की चाय नहीं पी है। ये सुनकर यान उससे कहता है कि तुम ये मुझे दे दो, मैं ये जाकर प्रिंस को दे देता हूँ। और जैसे ही यान प्रिंस के पास आकर उसकी कंडीशन देखता है, वो सोचता है कि ये तो कल से काफी ज्यादा देर तक सो रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और जैसे ही वो रायन को उठाने के लिए आगे बढ़ता, तभी इलियन उससे कहता है कि अभी तक तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं चला। पर जैसे ही यान पीछे इलियन को देखता है, वो एक जोर की चीख मारता है, पर वो जल्दी से उस चाय को पकड़ लेता है, वरना बेचारी चाय नीचे बगड़ जाती। वो चिल्लाते हुए इलियन से कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे खुसफुसाते हुए उससे कहता है कि आखिर आप इस तरीके से यहाँ पर क्यों आ गए। तो इलियन उसे बताता है क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि कोई भी आउटसाइडर रॉयल पैलेस के अंदर बिना परमिशन के नहीं आ सकता। ये सुनकर रायन उससे कहता है, तो क्या हुआ, अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो क्या आप टेलीपोर्ट कर कर यहाँ पर आ जाओगे। इलियन कहता है कि ये वस्प है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है, और मैं ऐसे मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। पर यान उससे कहता है कि ये सब जरूरी नहीं है, ये सब छोड़िए और अभी चले जाइए। प्रिंस की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर इलियन उससे कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तुम यहाँ पर कुछ साल पहले रिवीरिन के लिए आए थे, और तुम्हें क्या लगा कि तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, बेबी एलिफेंट। ये नाम सुनते ही यान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और उसे अपने फादर के बारे में याद आता है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा लड़का अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसके लिए कोई भी तुम्हारे ऊपर जरा सा भी शक नहीं करेगा। पर यान अपने मन में कहता है कि इनने तो मुझे कुछ जगह से ज्यादा जल्दी ही पकड़ लिया। तभी रायन भी उठ गया था, और वो यान को आवाज देते हुए कहता है कि आखिर मैं कितने लंबे समय से सो रहा था। यान उसको देखकर उससे कहता है कि आपसे मिलने के लिए एक मेहमान आया है। ये सुनकर रायन उससे जैसे ही पूछता है, तभी वो इलियन को देखकर उससे कहता है, तो टीचर। जिसके बाद वो दोनों
एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए बैठ जाते हैं और एलियन रायन के लिए कुछ लेकर आया था। वो कहता है कि प्रिंस तुम इसे ले सकते हो। रायन इसके बारे में पूछता है क्या कि ये क्या है, तो वो उसे बताता है कि तुम इसे बिना भूले हर दिन एक एक खा लिया करो। रायन उसे कहता है क्या ये दवाई है। एलियन बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम अभी दो चीजों को फेस कर रहे हो। एक, कि तुम अपने माना को सही से कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पतली हो गई है। ये देखकर रायन उनसे कहता है कि मैंने अभी तक आपसे कुछ भी नहीं कहा, पर फिर भी आप मेरे अंदर देख लेते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तब इलियन रायन से आगे कहता है कि तुम्हारी पावर्स ब्लेसिंग्स है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो रायन उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास हीलिंग की एबिलिटी है और मैं मैजिक को एफिलिएट कर सकता हूँ। पर देखकर ऐसा लगता है कि मेरी हीलिंग पावर मेरे अंदर से किसी तरीके से गायब हो गई है। ये शायद मेरे दिल के अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है। पर इलियन उसे बताता है पर इलियन उससे कहता है कि तुमने कभी भी एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं सोचा होगा कि हीलिंग पावर और मैजिक को ब्लेंड करना। तो रायन उसे इसके बारे में बताते हुए कहता है कि ब्लेसिंग्स मेरे हार्ट को पावर देती है और इसी तरीके से मेरा लाइफ और हार्ट माना से जुड़ा हुआ रहता है। एलियन कहता है कि बिल्कुल सही, ये मैजिकल पावर्स तुम्हारे हार्ट को स्ट्रेंथ देती है। पर रायन, तुम्हारी पावर और ब्लेसिंग्स डिसिपेयर नहीं हुई हैं और ना ही तुम्हारे हार्ट का मैनिफेस्टेड माना ब्लॉक हुआ है। रायन ये सुनकर कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हुआ है। एलियन उसे बताता है कि तुम कभी भी इसके बारे में सोच ही नहीं सकते, पर ये ब्लेसिंग्स कभी भी इसी तरीके से डिसिपेयर नहीं हो सकती, बल्कि असल में ये लिमिट से कहीं और इस्तेमाल हो रही हैं। पर ये सुनकर रायन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो हमें इसके बारे में बताता है अगर पावर ऑफ द ब्लेसिंग्स कहीं पर अटक जाती है तो वो छोटे से भी छोटे घाव को ठीक नहीं कर सकती। और रायन काफी ज्यादा डरा हुआ उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये पॉइजन है। इलियन उससे कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स नहीं होती तो तुम कब के मारे जा चुके होते। एक इस तरीके के डेडली पॉइजन को जो कि तुम्हारे दिल के ऊपर स्टिंग करता है उसे हील करना, इसकी वजह से ही तुम्हारी हीलिंग पावर्स लिमिटेड हो गई हैं और इसी की वजह से तुम अपने माना को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और तुम्हारा दिल इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। रायन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि असल में रायन को मारने के लिए शुरू से ही पॉइजन दिया जा रहा है। उससे पहले से जब मैं इसकी बॉडी के अंदर आया था वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलने वाली ब्लड लस्ट इलियन साफ देख पा रहा था। वो ये देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये कोई इस तरीके की ब्लड लस्ट नहीं है कि जो एक 14 साल का लड़का पोजेस कर सकता है। आखिर ये क्या है। वो भी ये देखकर काफी हैरान हो गया था, पर रायन उससे कहता है इसका तो यही मतलब है कि ये एक एंटीडोट है। एलियन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने इसे काफी ज्यादा जल्दी में बनाया है, पर फिर भी ये काम करेगा। पर ये सुनकर रायन इसी के बारे में सोचते हुए एलियन से कहता है तब क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं जहर और एंटीडोट दोनों एक साथ लेता हूँ। एलियन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या, अगर आप एंटीडोट लेते भी हैं तो भी वो पॉइजन को केवल स्लो करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। पर ये सुनकर रायन कहता है कि फिर भी ये काफी है। पर एलियन उससे कहता है क्या आप सच में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं जो आप दोनों चीजें एक साथ लेंगे। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कल्प्रिट कौन हो सकता है। पर ये सुनकर रायन इसके बारे में सोचते हुए एलियन से कहता है क्या आप सच में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं जो आप दोनों चीजें एक साथ लेंगे। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कल्प्रिट कौन हो सकता है।
पर रायन उससे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। मुझे लगता है कि इस पॉइजन का सोर्स वो सुबह की चाय है जो कि मैं हर दिन सभी के सामने पीता हूँ। मुझे वो सभी के सामने पीनी पड़ती है। इसकी वजह से इसे देखना काफी ज्यादा आसान है और सुबह मेरे साथ कोई और चाय नहीं पीता, इसलिए प्रोबेबली ये काफी ज्यादा सेफेस्ट मेथड है मुझे पॉइजन देने का। इलियन अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है कि जिस तरीके की रायन की बॉडी ने इसे नोटिस किया है, वो चाय की पॉइजन को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर पा रहा और शायद इसी तरीके से इस असैसिनेशन को खत्म किया जा सकता है। रायन अपने मन में कहता है कि जब से मैंने इस बॉडी को पोजेस किया था, मुझे इस चीज के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं था कि आखिर किस तरीके से इसे मारने का तरीका निकाला जा रहा है। पर ऐसा लगता है कि अब मैंने उस मेथड को फिगर आउट कर लिया है, इसलिए बस अब मुझे इसे सीक्रेट रखना होगा। पर एलियन उससे पूछता है, क्या केवल यही एक रीजन है? तो रायन उसे बताता है कि अगर सबको पता चल गया कि सुबह की चाय में ही दिक्कत है, तो इसकी वजह से यान और बाकी दूसरे सर्वेंट के ऊपर एक खतरा आ सकता है। और जो कल्प्रिट जो ये रेगुलर कर रहा है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो इस तरीके से पकड़ा नहीं जाने वाला। पर एलियन अपने मन में कहता है कि वो बेबी एलिफेंट वो पूरी तरह से ठीक ही रहेगा। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलने दूंगा। पर वहीं बैरन को अपने फादर के दिन के बाद में याद आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि एक और ट्रम्प कार्ड निकालो, तो बताओ आखिर तुमने पहले किसके बारे में सोचा है? और वो अपने मन में कहता है कि ये समय बिल्कुल वैसा है, तो मुझे मेरे फादर के बारे में याद आ गया। इसलिए रायन इलियन से कहता है, कल शाम को क्या आप मेरे साथ पैलेस के बाहर चलेंगे?